नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो जो है हम लेकर आए हैं आपको बजट 2025-26 के बारे में। इसमें जो है बजट से संबंधित बहुत ही जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें रखा गया है, ताकि जब भी आपका जो है कंपटीशन का पेपर हो और उसमें बजट से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बजट 2025-26 की। देखिए, बजट को मतलब 25-26 जानने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। देखिए, बजट एक निश्चित अवधि में आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कहने का अर्थ यह है कि बजट के अंतर्गत जो है आय और व्यय का, ठीक है, इन दोनों का जो है लेखा जोखा होता है कि सरकार को आय कहाँ से होनी है और सरकार का व्यय कहाँ होना है। अब हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट का मतलब बजट की व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान में जो है बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द की जगह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी जगह पे जो है बजट की जगह इसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के अधीन जो आर्थिक मामलों के विभाग हैं, ठीक है, जिसे DEA कहा जाता है, इसके अंतर्गत एक जो है बजट प्रभार के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वित्त मंत्री के द्वारा इसे संसद में चर्चा एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थे 3 फैक्ट, मतलब जो बताते हैं कि बजट होता क्या है। ठीक है, अब हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं, जो हमें बजट से संबंधित कभी कभी पुराने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो उसमें काफ़ी अधिक सहायता करेगी। ठीक है, ये कुछ ही फैक्ट हैं, उसे आपको जो है देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, 1924 में जो है एक वर्ष समिति के द्वारा जो है यह सिफारिश की गई थी कि मतलब अंग्रेज़ों के समय में ही रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। पहले जो है रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे, जैसा कि अभी वर्तमान समय में हो रहा है। लेकिन 1924 में जो है एक वर्ष समिति की सिफारिश पे जो है रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आता है विवेक देव राय समिति। ये समिति करता क्या है, ये समिति जो है सन 2017-18 में रेल बजट और आम बजट को वापस एक कर देता है। मतलब इससे पहले सन 2017 से पहले जो है एक रेल बजट प्रस्तुत होता था और एक आम बजट प्रस्तुत होता था, लेकिन रेल बजट को ही जो है अब आम बजट में मिला दिया गया है। तो अब एक ही बजट जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, किस समिति के द्वारा रेल बजट आम बजट को एक किया गया था और किस समिति के द्वारा जो है रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं बजट के प्रकारों के बारे में। देखिए, बजट की कुल 3 श्रेणियाँ होती हैं, मतलब 3 टाइप के बजट होते हैं। पहला होता है संतुलित बजट, दूसरा होता है अधिशेष बजट और तीसरा होता है घाटे का बजट। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है बजट होते हैं, और अभी मैं बताता हूँ ये 3 प्रकार के बजट होते कैसे हैं। देखिए, पहले नंबर का जो है संतुलित बजट, तो इसे इंग्लिश में बैलेंस बजट कहा जाता है। ठीक है, एक सरकारी बजट को एक संतुलित बजट कहा जाता है यदि किसी दिए गए वित्त वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय, जो अनुमानित सरकारी व्यय है, अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। अर्थात संतुलित बजट उसे कहा जाएगा जिसमें आय, ठीक है, आय और व्यय ये दोनों बराबर हों। ठीक है, मतलब अगर सरकार का 10 रुपये का आय है और वह 10 रुपये खर्चा कर रहा है, तो इसे जो है संतुलित बजट कहा जाएगा। अब हम देखते हैं अधिशेष बजट। अधिशेष बजट, एक सरकारी बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व, ठीक है, सरकारी राजस्व मतलब आय, इसी को जो है सरकारी राजस्व भी कहा जाता है। ठीक है, किसी वित्त वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार का जो है आय है 10 रुपया है, ठीक है, और सरकारी व्यय है ये 8 रुपया है, तो सरकार को कितने का जो है फ़ायदा हुआ, 2 रुपये का। ठीक, तो इसे अधिशेष बजट कहा जाएगा, मतलब जिसमें आय अधिक होती है और व्यय कम होता है, उसे अधिशेष बजट या सरप्लस बजट कहा जाता है। तीसरा है घाटे का बजट, नाम ही से पता चल रहा है जिसमें घाटा हो। ठीक है, यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्त वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो तो बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। अर्थात जो सरकारी व्यय है, हाँ, यह जो है मान लीजिए 10 रुपये है और सरकार की आय जो है वह जो है 8 ही रुपये है।
तो अब ये क्या होगा, ये घाटे का बजट होगा, क्योंकि सरकार को जो है 2 रुपये जो है अलग से लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी आय कम है, वह ज़्यादा है, तो इसलिए इसे घाटे का बजट कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए हैं 3 प्रकार के बजट: संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। अब बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। उन्होंने कुल 10 बार जो है बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, मोरारजी देसाई ने जो है 2 बार 1964 में और 1968 में अपने जन्मदिन के दिन पर जो है इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, अर्थात 29 फरवरी को। देखिए, जो 29 फरवरी है यह लीप ईयर होता है। जिस फरवरी में 29 तारीख होती है वो वर्ष जो है लीप ईयर होता है। तो 1964 में और 1968 में ये 2 वर्ष ऐसे थे जो लीप ईयर थे। तो ये प्रश्न जो है इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से वित्त मंत्री ने जो है अपने जन्मदिन पे जो है बजट प्रस्तुत किया था। तो ये है मोरारजी देसाई। और पहले जो होता था, पहले देखिए फरवरी के लास्ट में अर्थात 28 और 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि अब 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है इसके फैक्ट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 1973 से 74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बजट का घाटा 550 करोड़ रुपए था, अर्थात जो सरकार का व्यय था वह 550 करोड़ उसके सरकार की आय से ज़्यादा करना पड़ा था। तो इस वजह से इसे जो है ब्लैक बजट कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी, ये 2 लोग जो वित्त मंत्री भी थे और आगे चल के जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। एक है आर वेंकट रमन और दूसरे हैं प्रणब मुखर्जी जी। अगला पॉइंट है, भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर षणमुख चेट्टी के द्वारा 1948-49 में अपने बजट भाषण के प्रयोग में किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है यहाँ से। ये 1 लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग किसने किया था, या फिर पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत किसने की थी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसे ध्यान से देखिए। भारत में 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जो है जेम्स विल्सन थे। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के पहले जो है वित्त मंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 7 अप्रैल 1860 को। अगला पॉइंट है, साल 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सन 2001 में, ठीक है, बजट पेश करने के समय को बदलकर इसे सुबह 11 बजे कर दिया। अर्थात सन 2000 में जो है, मतलब सन 2000 तक जो है शाम को बजट 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा जो है सन 2001 से जो है बजट को सुबह 11 बजे पेश किया जाना शुरू किया गया, जो अभी भी हम देखते हैं कि सुबह 11 बजे ही जो है बजट को प्रस्तुत किया जाता है। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत जो है सर बेसिल ब्लैककेट ने, ठीक है, इनके द्वारा, सर बेसिल ब्लैककेट के द्वारा 1924 में जो है इन्होंने प्रारंभ किया था कि मतलब शाम को 5 बजे जो है बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अब हम आते हैं आपके आप वर्तमान बजट पे, मतलब केंद्रीय बजट 2025-26 के, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि वित्त मंत्री के द्वारा क्या क्या ऐलान किया गया है कि कौन कौन सी योजना लाई जाएंगी और कहाँ कहाँ कितना पैसा जो है खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा और सारे फैक्ट को अपने दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली, अब तक ये 8 बार जो है लगातार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं, ठीक है। अभी तक देखिए जो मोरारजी देसाई थे वो लगभग 10 बार जो है बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन ये जो मोरारजी देसाई थे ये जो है लगातार मात्र 6 बार ही पेश किए थे और 4 बार जो है बाद में किए थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई 10 बार प्रस्तुत किए थे, लेकिन लगातार सबसे ज़्यादा बजट जो है निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है, कुल 8 बार। केंद्रीय बजट 2025-26 ज्ञान पर केंद्रित है। ज्ञान का अर्थ है क्या? देखिए, ज्ञान का अर्थ है गरीब। जी से आपका गरीब होता है, वाई से आपका युवा होता है, ए से आपका अन्नदाता अर्थात किसान होता है, न से आपका नारी शक्ति होता है, ठीक है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसे ही कहा गया है ज्ञान। तो बजट जो है इसी ज्ञान पर आधारित है, अर्थात बजट में सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था की जाएगी, सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया जाएगा, इन्हीं 4 लोगों के ऊपर जो है दिया जाएगा। एक गरीब व्यक्ति के ऊपर, एक युवाओं के ऊपर, एक किसानों के ऊपर और दूसरा जो है चौथा नारी के ऊपर, जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए। अब देखिए जो इन चारों के ऊपर ये लोग काम करेंगे, जो बजट आधारित है, इसके 10 सेक्टर पे जो है
अधिकतर ध्यान केंद्रित किया गया है वो 10 सेक्टर ये हैं, आप देख लीजिएगा। वैसे इसे पूछने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमने दे दिया है ताकि आप एक बार इससे जानते रहें। अगला पॉइंट देखते हैं, 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। अब देखिए ये एक नई योजना लेके आया जाएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये कुल 100 जिलों में पहले चरण में प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है। 107 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। कुल कितने किसान लाभान्वित होंगे? 101.7 करोड़। ठीक है, इस योजना से इनको मदद मिलेगी। इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहाँ पर उत्पादन कम होता है। ठीक है, देखिए अब जो किसानों पे ध्यान दे रहे थे, तो ये किसानों के लिए ही ये योजना लेके आई जाएगी। अगला पॉइंट है, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये जल जीवन मिशन जो है ये सन 2019 में प्रारंभ किया गया था। अब इसे और अधिक जो है इसका विस्तार किया गया है। अब यह सन 2028 तक चलती रहेगी। ठीक है, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये जो 12.7 लाख मीट्रिक टन का जो है संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यह यूरिया की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए जो है असम में स्थापित किया जाएगा। असम के नाम रूप में इसे स्थापित किया जाएगा। यह 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र होगा। अगला पॉइंट है, 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अर्थात जो व्यक्ति अब 12 लाख मतलब सालाना कमाता है, अर्थात एक महीने में अगर वो 1 लाख भी कमाता है ना, तो उसे टैक्स से जो है छूट प्रदान की गई है, जो अब की बार के बजट 2025-26 में यह घोषणा की गई है। इससे पहले क्या था, जिनकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए थी, ठीक है, उन्हें जो है टैक्स से छूट प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। और इसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसे 75,000 रुपये रखा गया है। अर्थात आप 12,75,000, ठीक है, इतना रुपए भी अगर आप किसी वर्ष कमा ले रहे हैं तब पर भी आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये था इसका जो है मेन मतलब बजट का सबसे खास चीज़ कि 12 लाख इनकम वालों को भी जो है टैक्स से छूट दी गई है। देखिए जो प्रस्तावित कर की व्यवस्था है वो है क्या, देखिए 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक, ये प्रस्तावित है, मतलब इसमें सरकार अपने हिसाब से छूट कर सकती है। ये बेसिक है, टैक्स लगाने का ये बेस है, और सरकार इसमें जितना छूट देना चाहे जिस कैटेगरी तक के उतनों को दे सकती है। 4 से 8 लाख तक 5% देना पड़ता है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% देना पड़ता है, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। तो इस तरीके से जो है टैक्स की सिस्टम है। लेकिन अब जो है यहाँ तक 12 लाख वालों तक को जो है अब कोई इनकम नहीं, मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब 12 लाख 16 लाख तक मतलब इधर 15% से ही अब टैक्स की शुरुआत होगी। अगला पॉइंट देखते हैं अब हम, बीमा क्षेत्र के लिए जो है FDI सीमा जो है यह 75% से बढ़ाकर जो है 100% कर दी गई है। अर्थात जो मतलब बीमा क्षेत्र में जो है जो FDI की सीमा थी, जो निवेशक मतलब विदेशों से जो है निवेश करते थे, उसे 25% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। ऐसा किया क्यों गया है? देखिए जितना अधिक धन बीमा कंपनियों को प्राप्त होगा, मतलब जितना अधिक निवेश, ठीक है, मतलब धन की प्राप्ति को ही निवेश कहा जाता है, जितना अधिक लोग इस कंपनी को जो है इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे उतना अधिक धन जो है इस कंपनी के पास जाएगा, जिससे ये जो कंपनियां हैं यह अपना विस्तार और विकास कर पाएंगी। इसके लिए जो है FDI की सीमा जो है 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जो कि अब की बार के बजट में इसकी घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2025-26 में। अब अगला पॉइंट है, 36 जीवन रक्षक दवाओं को जो है सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की है कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क जो है पूरी तरह से छोड़ दी जाएगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, देखिए 3 वर्षों में जो है सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जो है अब की बार के जो है 25-26 में कुल 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये देखिए ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है इनकी योजनाएं हैं, इनके कार्य हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं सन 2025-26 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है, फुटवियर और लेदर के क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्शन स्कीम शुरू की जाएगी। भारत में फुटवियर और लेदर सेक्टर की क्वालिटी, प्रोडक्शन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए फोकस प्रोडक्शन स्कीम जो है लेकर आई जाएगी।
मतलब ये जो स्कीम है फोकस प्रोडक्शन स्कीम, ये आपके फुटवेयर और लेदर सेक्टर के क्षेत्र में, अर्थात जो चप्पल जूते बनाते हैं उस सेक्टर में ये जो है काम करेगा और वहाँ के जो है प्रोडक्ट क्वालिटी को, प्रोडक्शन को और प्रतिस्पर्धा को जो है सुधारेगा। इस स्कीम से जो है कुल 22 लाख रोजगार मिलने की संभावना है। अर्थात ये जो स्कीम लाई जाएगी इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, ये संभावना है। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई स्कीम शुरू की जाएगी। इस स्कीम के तहत पहली बार उद्यमी बन रही इस समाज की महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मुहैया कराया जाएगा। ये जो मतलब लोन मुहैया कराया जाएगा, ये SC ST के जो महिलाएं हैं उनको जो है दिया जाएगा, जो उद्यमी बन रही हैं। कुल 5 लाख महिलाएं इससे जो है लाभान्वित होंगी। इसके लिए एक नई स्कीम लेके आई गई है, अभी स्कीम के बारे में बताया नहीं गया है। अगला पॉइंट है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर जो है 5 लाख करने की घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम लोग KCC कहते हैं, इसके माध्यम से अब किसानों को जो है 5 लाख रुपए तक का जो है लोन मिल सकेगा। देखिए, पहले यह लिमिट जो है 3 लाख रुपए थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को केवल 4% सालाना ब्याज मतलब देना पड़ता है। अर्थात जो ये लोग लोन लेते हैं किसान लोग KCC पे, उन्हें केवल मतलब 4% ब्याज ही सालाना जो है देना पड़ता है। बाकी वैसे आप लोन लेंगे तो उसका ब्याज जो है ज़्यादा होता है। इस वजह से ये किसानों के लिए इसकी जो है लोन लेने की क्षमता को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। अगला पॉइंट है, बिहार में मखाना बोर्ड की जो है स्थापना की जाएगी। बिहार राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यह घोषणा की है कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा। ये जो बोर्ड है, ये जो मखाना उगाते हैं किसान बिहार में, उन्हें जो है प्रशिक्षित करेगा और उनकी सहायता करेगा कि किस तरीके से आप मखाना जो है सही मखाना, अच्छे मखाना आप उगा सकते हैं। ठीक है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का गठन किया जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए बिहार में। अगला पॉइंट है, भारतीय डाकघरों को बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की घोषणा की गई है। जो डाकघर हैं उन्हें जो है सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की इसमें घोषणा की गई है अब बार के बजट में। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यह घोषणा की है कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण घरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदल दिया जाएगा। यह जो है घोषणा अब की बार के बजट में की गई है। अगला पॉइंट है, IIT इंफ्रास्ट्रक्चर के में विस्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में IIT पटना का विस्तार करने की घोषणा की गई है। अर्थात जो IIT पटना है, इसके जो संरचना को जो है विस्तारित किया जाएगा। इसमें नए नए क्लासरूम बनाए जाएंगे, नए नए कैंपस बनाए जाएंगे, जिससे जो है सीटों की संख्या बढ़े और लड़के इसमें एडमिशन ले सके IIT में। यह भी बताया गया है कि भारत के 5 प्रमुख IIT में आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अधिक क्षमता और अवसर प्रदान किया जा सके। मतलब IIT पटना का तो विस्तार किया जाएगा, साथ में 5 प्रमुख IIT हैं उनका भी विस्तार किया जाएगा। अगला पॉइंट है, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यह घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को। तो ये जो थी, ये शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रयास है, जो अब की बार के बजट में इन्होंने दिया है कि शिक्षा में हम क्या क्या करने वाले हैं। अब हम देखते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है सभी क्षेत्रों के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है। अर्थात शिक्षा के लिए कितना दिया गया है, स्वास्थ्य के लिए कितना दिया गया है, और भी चीज़ जो है किसानों के लिए कितना दिया गया। ये सारी चीज़ें हम एक तरीके से देखते हैं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, ताकि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। आपसे सीधे पूछा जाता है कि रक्षा के क्षेत्र में कितना बजट प्रस्तुत दिया गया है, आपकी बार शिक्षा के क्षेत्र में कितना दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना दिया गया है। तो इसे हम देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, पहले हम शिक्षा विभाग के क्षेत्र में देखेंगे। शिक्षा सेक्टर के लिए इस बजट में कुल 1,28,650 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। पिछले साल के बजट में 1,12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ये देखिए, बजट 2024-25 में 1,12,000 दिया गया था, और वहीं अब की बार के बजट में 1,28,650 करोड़ रुपए दिया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 7% ज़्यादा है। अब हम देखते हैं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास के लिए
67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2024-25 के बजट में यह प्रावधान 1,80,000 करोड़ रुपए का था। इस विभाग के तहत जो है मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ऐसी योजनाएं जो है इसके अंतर्गत आती हैं। और ग्रामीण विकास विभाग को अब की बार जो है 2,67,000 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है, जो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ग्रामीण विकास के अंतर्गत ये जो पैसे हैं यह मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं पे खर्च की जाएंगी। अब हम गृह विभाग का देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह विभाग के लिए 2,33,211 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछली बजट यानी जो है 24-25 में यह जो बजट प्रस्तुत किया गया था यह 2,20,000 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया था। अब की बार जो है बजट इसे बढ़ा के दिया गया है गृह विभाग को भी। आप देख रहे हैं सभी सेक्टरों में जो है सभी विभागों को सभी क्षेत्र में पैसा अब की बार बढ़ा के दिया जा रहा है। गृह विभाग के बजट के तहत जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रांट दिया जाता है। जो ये गृह विभाग जो है लॉ एंड ऑर्डर, आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध पर लगाम लगाने का काम करता है। जो संघ शासित राज्य हैं उन्हीं जो है इसी के माध्यम से सारा शासन व्यवस्था उस पर चलाई जाती है। और उसी के लिए जो है 2,33,211 करोड़ रुपए गृह विभाग को प्रदान किया गया है। अब हम देखते हैं कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, अर्थात कृषि के क्षेत्र में कितना जो है प्रावधान किया गया है अब की बार के बजट में। देखिए 2025-26 के बजट में जो है खेती और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए इस साल के बजट में 1,71,437 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं केसीसी की सीमा जो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, इसकी भी घोषणा इसी के अंतर्गत की गई है। और कृषि क्षेत्र को दिया कितना गया है 1,71,437 करोड़। खेती के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो राज्यों के साथ लागू की जाएगी और प्रथम चरण में से 100 जिलों में लागू किया जाएगा। अब हम देखते हैं रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल 6,81,210 करोड़ रुपए जो है बजट का ऐलान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 9.5% अधिक है। पिछले वर्ष में जो रक्षा बजट जो है दिया गया था रक्षा क्षेत्र को वह था 6,21,940 और अब की बार वाले में दिया गया है 6,81,210 करोड़ रुपए, जो कि 9.5% अधिक है। ठीक है। इस बजट में कुल 1,92,387 करोड़ रुपए का जो है पूंजीगत व्यय होगा और 4,88,822 करोड़ रुपए का जो है राजस्व व्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 1,60,795 करोड़ पेंशन के लिए आरक्षित किए गए हैं। मतलब इतने रुपए को तो जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, यह हम आपको बता चुके हैं जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास आपको पढ़ाए हैं, तो उसमें बताए हैं कि पूंजीगत व्यय क्या होता है और राजस्व व्यय क्या होता है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, वो भी काफ़ी जो है बेहतरीन वीडियो है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्टार्टअप्स के लिए नए फंड्स की घोषणा। अब की बार के बजट में जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में सिडबी कहते हैं, सिडबी के फंड्स का विस्तार किया है। इसके फंड का जो है विस्तार किया है। इसमें जो है 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाएगा, अर्थात सिडबी में। और किस लिए किया जाएगा, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए। अब हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा में जो है AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा, जिसकी जो है लागत है कुल 500 करोड़ रुपए। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि AI को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो सरकार स्थापना कर रही है वो कितने करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, तो 500 करोड़ उसमें लगेंगे। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन, अब इसको कितना दिया जा रहा है, ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इसमें 2047 तक जो है कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, अब ये भारत सरकार का एक लक्ष्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर जो है लक्ष्य पूछा जाता है कि भारत सरकार का कब तक का जो है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो 2047 तक जो है भारत सरकार का यह लक्ष्य है। इसके लिए सरकार जो है 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना करेगी। ठीक है, 20,000 करोड़ की लागत से, जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर पर काम करेगा।
ये जो शोध संस्था है यह स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर पर जो है काम करने वाला है, जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। तो ये था आपका जो है ऊर्जा के क्षेत्र में मतलब किए गए प्रावधान की ऊर्जा के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अब इसी में अगला पॉइंट है परमाणु ऊर्जा अधिनियम। ठीक है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति हेतु दीवानी दायित्व अधिनियम, ये 2 अधिनियम हैं। इनमें संशोधन किया जाएगा ताकि निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। अर्थात परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को भागीदार बढ़ाने के लिए, उन्हें अधिक सुविधा देने के लिए ये 2 अधिनियमों को जो है संशोधित किया जाएगा। एक है परमाणु ऊर्जा अधिनियम और दूसरा है परमाणु क्षति हेतु दीवानी दायित्व अधिनियम। ठीक है, अगला पॉइंट है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार भारत के समुद्री संसाधन का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने और सी फूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगी। अर्थात जो है केंद्र सरकार जो है समुद्री संसाधनों का जो है संतुलित उपयोग करने के लिए तथा सी फूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी अब की साल जो है नीति बनाएगी। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में जो है मत्स्य पालन को जो है बढ़ावा प्रदान कर देगी। उसके लिए बहुत सारे धन भी देगी, जो कि उतने अधिक नहीं है, इसी वजह से इसमें मेंशन नहीं किया गया है और उतना अधिक इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। बस इतना देखिए कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कहाँ प्रयास कर रही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अगला पॉइंट है दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। दालों के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है सरकार का 6 साल का मिशन अब की बजट में सरकार लेकर आई है। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में भाषण में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन की घोषणा की है। इसमें तूर जैसे कबूतर मटर, उड़द जैसे काला चना और मसूर, ठीक है, इस पे जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा इसकी के बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम दालों में जो है भारत आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, अगला पॉइंट है गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र। आज के दौर में फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सेवाओं में लाखों लोग गिग कामगार के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो फूड डिलीवरी और जो होम डिलीवरी का काम करते हैं इन्हें गिग कामगार कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी सरकार ने जो अब की बजट में मतलब इनके लिए भी जो है बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं। इनकी एक योजना मतलब इनके लिए एक योजना लेके आई जाएगी और तथा इन्हें जो है ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके पहचान पत्र दिया जाएगा। पहले इन्हें पहचान पत्र नहीं मिलता था, मतलब ये जो काम था इसे जो है एक संगठित रोजगार के रूप में नहीं देखा जाता था। लेकिन अब की बजट में यह व्यवस्था की गई है कि इनके लिए भी योजनाएं लाई जाएंगी और इन्हें जो है ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके इन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा, ताकि ये जो है कामगारों का जितना लाभ हो सकता है वो भी पा सकें। अगला पॉइंट है 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की होगी स्थापना। ठीक है, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड फिर निर्माण के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, ठीक है, स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। अब के बजट भाषण में यह कहा गया है। अगला है स्वामी फंड 2 की घोषणा। ठीक है, स्वीम फंड 2 की घोषणा। अब स्वीम का फुल फॉर्म क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ठीक है, इसकी जो है स्वीम का जो है फुल फॉर्म है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुकी हुई आवास परियोजनाओं में 1 लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वाहिम फंड, ठीक है, स्वाहिम फंड की घोषणा की है। और स्वाहिम फंड का फुल फॉर्म क्या है ये होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है निर्यात को बढ़ावा देने से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ 50 पर्यटक स्थलों को जो है 50 पर्यटक स्थलों का विकास करेगी। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 50 पर्यटक स्थलों का विकास करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप उसे भी ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि जो है हम आगे उस वीडियो में उसे अप्लाई कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।